हेलो एंड वेलकम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैं एक ऐसी सीरीज चला रहे थे जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी, एमएलटी जैसे मेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करा रहे थे। अभी तक हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का एक चैप्टर, जिसमें बाद में पता चला कि वो चैप्टर नहीं आएगा आपके एनसीईआरटी से, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया और एनएमसी द्वारा बता दिया गया था कि भाई वो चैप्टर नहीं आएगा किसी भी आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के 6 चैप्टर करे थे। कितने? 6 चैप्टर, यानी कि हर चैप्टर में, हर चैप्टर बोले तो एक पेपर, यानी कि एक लेक्चर में 15 क्वेश्चन होते थे। कितने? 15 क्वेश्चन। उसी प्रकार से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, जिस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 1, यानी कि आज लेक्चर 1 है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। और इस चैप्टर में आपको हार्ट के बारे में पढ़ने को मिलता है, आपको ब्लड के बारे में पढ़ने को मिलता है, इसमें आपको प्लाज्मा के बारे में पढ़ने को मिलता है, इसमें आपको कार्डियक साइकिल के बारे में बताया जाता है, हार्ट बीट के बारे में बताया जाता है और हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर के बारे में बताया जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लेक्चर्स है आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी, एमएलटी, एम्स बीएससी नर्सिंग, केजीएमयू, आरयूएचएस, एबीबीएमयू, बीसीईसी या फिर अदर जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, उन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा जुड़े रहें। और अगर ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही हम उस पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। उन सभी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हमने 6 डीपीपीज कराई थी, अब अगले नेक्स्ट चैप्टर की डीपीपी नंबर 1 है। और कल बहुत ही अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा कि सर हाँ चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। और आज का ये जो डीपीपी है, आपको देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखना है। क्या करना? मार्क करके रख लेना है कि मे बी वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। हालांकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन करूंगा यूनिकनेस में, यानी कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा नहीं है, उस चीज़ को भी बताऊंगा। तो जब भी आप लेक्चर लगाओ, जब भी आप इस क्लास को करो, एक कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। इस लेक्चर में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 क्वेश्चन बहुत ही यूनिक होंगे और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम और हाई रहने वाली है। और मेरे पढ़ाने का जो अंदाज और तरीका है, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक बार क्वेश्चन को भले ही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि यूपी का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है। मे भी इस बार हिंदी में हो जाए, जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी हमें उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है जिस तरीके से गत वर्षों में चला आ रहा है, जिस तरीके से चला आ रहा है उसी तरीके से करना है। तो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, पढ़ूंगा, लेकिन हिंदी मीडियम बच्चों वालों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे यूपी के जो अधिकतर बच्चे होते हैं हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड के होते हैं। तो मैं हर एक प्रत्येक क्वेश्चन को हिंदी में भी बहुत बाकायदे तरीके से समझाऊंगा, ताकि कोई भी एक ऐसा बच्चा ना बचे जिसे कोई भी बात वो समझ में ना आई हो। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, इफ a antigen is absent on the surface of RBC of a person, then his plasma content। क्या? अगर देखो ये क्वेश्चन समझो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहा है। अगर देखो सबसे हमारा जो ब्लड होता है, क्या होता है? ब्लड होता है, वो किन चीज़ों से, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले देखो कि हमारा जो ब्लड है वो कितनी चीज़ों में डिवाइडेड है। देखो सबसे पहले हमारे ब्लड में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला पाया जाता है प्लाज्मा, क्या? प्लाज्मा पाया जाता है, उसके बाद वाटर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। अब हम प्लाज्मा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा की बात करेंगे। अब यही बोला गया है कि हमारे प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज पाई जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं और बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे आरबीसी की। किसकी? आरबीसी एक सेल होती है जिसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है, आप सभी को पता होगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए एब्सेंट है, क्या है? एब्सेंट है, तो फिर क्या? तो फिर उस व्यक्ति के, उस पेशेंट के जो ब्लड है उसके प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा, यानी कि ए एंटीजन नहीं है तो क्या प्रेजेंट होगा उसके प्लाज्मा में, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो याद रखना एंटी ए पाया जाएगा, क्या? एंटी ए पाया जाएगा। अगर क्या? अगर, यानी कि ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे
ए एंटीजन नहीं है, यानी कि ये जो है ये बी है, क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, इसीलिए उसमें एंटीजन ए नहीं पाया जाता है, इसके अंदर एंटीजन बी पाया जाता है, क्या, एंटीजन बी पाया जाएगा, ठीक है, और एंटीजन बी पाया जाएगा, ठीक है, एंटीजन बी पाया जाएगा। इसी हिसाब से अगर ब्लड ग्रुप ए होगा, क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, क्या, एंटीजन ए पाया जाएगा। लेकिन क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है एंटीजन ए एब्सेंट है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होता, एंटीजन ए प्रेजेंट होता तो वो क्या होता, एंटीजन ए होता तो क्या होता, ब्लड ग्रुप ए होता, लेकिन यहाँ पे एंटीजन ए नहीं है, इसीलिए ब्लड ग्रुप बी है, और वहां पे एंटी ए उसके कहाँ पे पाई जाएगी, प्लाज्मा में पाई जाएगी, कहाँ पे पाई जाएगी, प्लाज्मा में पाई जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये क्वेश्चन प्रोबेबली पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि सेरोटोनिन इज सीक्रेटेड बाय। अब ये क्वेश्चन है कि जो सेरोटोनिन है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, वैसोफिल। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ समझने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और रट्टा है, रट्टा इसमें रटना ही पड़ेगा, आपको समझने वाली ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि भाई सेरोटोनिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो याद रखना आपका जो सेरोटोनिन है वो आपका बेसोफिल के द्वारा रिलीज किया जाता है, बेसोफिल के द्वारा रिलीज किया जाता है, बेसोफिल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो देख लेना। अब देखो याद करना हो भाई, नहीं याद कर पा रहे हो आप ऐसे कर लो कि भाई बीच में 2 बार ऐसा आता है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। सेरोटोनिन एस भी याद कर सकते हो, यानी कि सेरोटोनिन से बेसोफिल से सेरोटोनिन निकलता है, इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। लेकिन मेरा मानो तो आप नॉर्मली याद करो, कोई भी ट्रिक मत बनाओ, क्या, कोई भी ट्रिक मत बनाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने डीप ब्लीच चैप्टर को पढ़ा है, क्या, डीप ब्लीच चैप्टर को पढ़ा है। जैसे कि जो क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि ये आपको 4 स्टेटमेंट, 4 वाक्य दिए गए हैं, 5 वाक्य दिए गए हैं, इन 5 वाक्यों में से कौन से ऐसे वाक्य हैं जो सही हैं। जैसे कि आपको 5 वाक्य आप पढ़ लो खुद से, उसके बाद मैं भी आपको पढ़ के बता दूंगा इन 5 वाक्यों में क्या बोला गया है। जैसे कि पहला वाक्य कहता है फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो फाइब्रिनोजन है वो ब्लड की कोगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, या ये क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या वाकई में होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। चलो एक ठीक है, सही है। अगला पढ़ेंगे ग्लोब्यूलिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो आपका ग्लोब्यूलिन है, क्या है, ग्लोब्यूलिन है वो डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है। कहां पे वर्क करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है, ठीक है। कहां पे वर्क करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है, और वहीं पे आपका फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रोनिजोन, वो कहाँ पे वर्क करता है, वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें कि ग्लूकोज अमीनो एसिड आर एब्सेंट इन प्लाज्मा, क्या ऐसा होता है कि आपके प्लाज्मा में ग्लूकोज अमीनो एसिड एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन आर फाउंड इन प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म, क्या ये स्टेटमेंट ये कहता है कि कोगुलेशन के लिए, यानी कि जो आपको ब्लड को जमाते हैं, थक्का बनाते हैं, वो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड में, क्या वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आप खुद सोचो, अगर हमारी बॉडी में वो जो ब्लड को जमाने वाले फैक्टर हैं अगर वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो हमारी बॉडी में खून हमेशा जमा रहेगा, क्या, हमेशा जमा रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि हमेशा वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब कभी भी हमें कट लग जाता है, मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ठीक है, तब उसके बाद हमारी बॉडी से फाइब्रिनोजन निकलता है, उसके बाद वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब बात करें यहीं पे एक छोटी सी चीज, हिपैरिन क्या होता है, हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट है, क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, ये भी याद रख लेना, एंटीकोएगुलेंट है, कोएगुलेंट है, इस चीज को याद रख लेना। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई हिपेरिन कोएगुलेंट होता है कि हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट होता है। चलो ठीक है, आपके ये 2 ठीक है। अगला देखेंगे प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को सीरम कहते हैं हम, क्या, क्या, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉट टू बी सीरम, गलत, ये भी गलत है। और ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉन एज सीरम होता है, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर
शायद ये बात बोली थी, गलत था, ये सही है, ये सही है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, एक बार मैं नेक्स्ट चेक कर लूंगा बुक में क्या है कैसा, उसका नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपको पता है कि क्या करेक्ट आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लो, इसे याद कर लो और इसे अपनी कॉपी में लिख लो। अगर 100 ml ब्लड लेते हो, क्या आप 100 ml ब्लड लेते हो तो उसमें कितना अमाउंट होगा हीमोग्लोबिन का, ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम होता है। कितना? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेम, ठीक है, आपसे यहाँ पे 100 ml का पूछा गया, याद रखना आपके एग्जाम में आपसे 200 ml का भी पूछा जा सकता है। 200 ml का अगर पूछेंगे तो आप यहाँ से क्या लिख दोगे? 24 से 28 ग्राम लिख दोगे, 24 से 28 लिख दोगे। जितने का पूछा गया उसे मल्टीप्लाई कर दो उतने टाइम्स का, जितने टाइम्स आपसे 100 के मल्टीपल में पूछा गया। 200 का पूछा गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 का पूछा गया है तो 3 से कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन है। अब यहीं पे देखो एक क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल गलत है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला स्टेटमेंट है कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक इन नेचर। देखो हमारी ब्लड में बहुत सारी ब्लड सेल्स में क्या होती है, बहुत सारी ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जैसे कि बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। तो यही बोला गया कि जो न्यूट्रोफिल्स हमारे ब्लड में पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है, क्या वो फैगोसिटिक नेचर के होते हैं? फैगोसिटिक का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो किसी अदर सेल को खाती हूँ, इनगल्फ करती हूँ, उन चीज को हम बोलते हैं फैगोसिटिक, ठीक है, उसको बोलते हैं फैगोसिटिक। फैगोसाइट का मतलब होता है किसी चीज को निगलना, खाना। तो क्या हमारी जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स है फैगोसिटिक होती है नेचर में? जी हाँ, बिल्कुल, आपकी ये जो न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, वो फैगोसिटिक नेचर में होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन जो है, बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द एलर्जिक रिएक्शन। क्या बेसोफिल होता है जो हमारे बॉडी में वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है? नेक्स्ट देखेंगे, लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही बात है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो आपका लिम्फोसाइट होता है वो हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें कि प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। बिल्कुल सही बात है, जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं वो मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जो आपका मेगा कैरियोसाइट होता है उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं। वहीं पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस पे आपको टिक करना है और आपको +2 मार्क्स 4 मार्क्स जितने का आपके एग्जाम में पेपर होता है उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे पढ़ सकते हो और अपने डायरी में भी, कॉपी में भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन में आपको मैचिंग कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? मैचिंग कराई जाएगी। भाई मैच द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही है? क्या इनमें से कौन सा सही है? अब देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को आपको पहचानना है कि ये कौन सी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जो भी ब्लड सेल्स हैं ये, ठीक है, एक ये रही, 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 इनको पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से कर पाओगे। मे बी, मुझे ऐसा लगता है, नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप पढ़ाई करके उन सेल्स को पहचान सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि भाई जैसे कि आप जब देखो बेसोफिल की अगर हम बात करेंगे, बेसोफिल कैसा दिखता है, तो आप याद रखो बेसोफिल में 3 लोब्स होते हैं लगभग, एक लोब ये, दूसरा लोब ये, तीसरा लोब ये, लेकिन जो तीनों लोब होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पहला लोब इधर होता है, फिर एक लोब ऐसे होता है। आप याद रखो कुछ इस प्रकार से, जैसे सांप के फन के पीछे कोई एक निशान बना होता है, कुछ उसी प्रकार से होता है बेसोफिल, उसी प्रकार से होता है बेसोफिल। और अगर आपको छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल टाइप के डायमंड, पिंक कलर के डायमंड के क्रिस्टल दिखे तो आप समझ जाओ प्लेटिलेट्स है। पिंक कलर यानी कि प्लेटिलेट्स, पिंक कलर यानी कि प्लेटिलेट्स, पिंक कलर यानी कि प्लेटिलेट्स, ठीक है। अब देखो, अब वहीं पर मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट जो आपका है उसमें सिंगल लोब होता है। क्या होता है? सिंगल लोब होता है, सिंगल लोब। मोनो का मतलब होता है एक, आपको पता होगा, साइट मतलब सेल होता है, लेकिन आप याद रखना मोनोसाइट में जो सिंगल लोब ही होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें ये क्या है, तो ये इओसिनोफिल है। क्या है? इओसिनोफिल है। इओसिनोफिल में 2 लोब होते हैं, वाई लोब होता है। अब देखिए आप यहाँ पे आपको 2 लोब देखने को मिल रहे हैं,
ठीक है। और आपका जो न्यूट्रोफिल है वहां पर भी आप देखोगे है तो देखो मेजरली यहाँ पे 2 ही लोब हैं, लेकिन जब आप इसे अच्छे से देखोगे, क्या अच्छे से देखोगे तो आपको एक लोब ये मिलेगा, एक लोब ये मिलेगा, एक लोब ये मिलेगा, एक लोब ये मिलेगा। मतलब कि आप इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप समझने के लिए इसे समझ सकते हैं कि जब आप एन बनाओगे तो आपको 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि न्यूट्रोफिल है। आप समझने के लिए समझ लो भैया, हम अगर एन ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 4 बार आता है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 बार हो गया, यानी कि न्यूट्रोफिल है। इस प्रकार से आप इस चीज को याद रख सकते हो बहुत आसानी से। कैसे? एन बना लिया और मोनोसाइट में एक ही होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लेटलेट्स पिंक कलर की होती है, तो भैया ऐसा हो गया होगा। और बेसोफिल देखो, बेसोफिल में क्या होता है, बेसोफिल में देखो, बेसोफिल को याद करने के लिए कैसे करो, आप बी बना लो, बेसोफिल है बी है। अब देखो बी कुछ उल्टा इसको कर दो, जैसे कि बी बनता है आप उल्टा बी बना दो, कुछ इसी प्रकार जैसे ये उभरा हुआ निकला है, 2 यहाँ है, कुछ उसी प्रकार से आपको थोड़ा सा मैचिंग का लग जाएगा। एग्जैक्टली इसे हम बहुत करेक्ट नहीं बोल सकते कि भाई मैं बताया बहुत सही तरीका रहा हूँ, नहीं बोल सकते, ठीक है, फिर भी चलेगा, याद करने के लिए पर्पस है, चलेगा। और ये क्वेश्चन को मैं होमवर्क में देता हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या होमवर्क है, क्या आंसर होगा, आपको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये तो अभी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, क्या 8 में चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई, क्या दी गई है, रिएक्शन दी गई, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में हो रहा है। अब ये किसके थ्रू हो रहा है, क्या किसके थ्रू हो रहा है, ये आपको हमें बताना है। देखो जब भी आपके उसमें किसी भी उसमें लग जाए, किसी भी एक एंजाइम में या किसी भी एक केमिकल में जिन लगा हो या प्रो लगा हो, तो समझ जाना वो हमेशा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, क्या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो अगर फाइब्रिनोजेन है, क्या फाइब्रिनोजेन है, इसमें जब थ्रोम्बिन जाएगा तब वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रो और जेल लगा होता है। अब देखेंगे आप यहाँ पर भी प्रो लगा है, यानी कि ये भी इनएक्टिव एंजाइम है, क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। अब इसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बनाना है तो आपको थ्रोम्बोकाइनेज नेम का एंजाइम लगाना पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी आप इसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कौन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे एकदम 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 मार्क कर लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के एकदम एकदम चांसेस है। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। अब देखो इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। अब आपको इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या फिर आपके 2 के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्या 2 के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कुड बी फेटल टू बी फीटस और कुड कॉज सीवियर अनीमिया। यानी कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर बीमारी है और उससे फीटस की है मृत्यु भी हो सकती है और उससे आपको अनीमिया भी हो जाएगा, क्या अनीमिया भी हो सकता है। क्या ये सही बात है? जब आप इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में आपको जो आपका फीटस होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरे में होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस, हाई चांसेस होते हैं कि फीटस की डेथ भी हो सकती है और अनीमिया होना तो पक्का है, अनीमिया होना तो पक्का है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, सॉरी स्टेटमेंट 2 की, तो ये कहता है इट कैन बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीजन टू द मर्दर इमीडिएटली। क्या इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से बचने के लिए anti-RH एंटीजन हमें लेना पड़ेगा, मतलब मदर को देना पड़ेगा तुरंत। देखो यहां पर अगर हम बात करें, क्या बात करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, anti-RH के जो केस होता है आपने पढ़ा होगा, एक मदर और बेबी वाला, क्या मदर और बेबी वाला सेम वही वाला है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन
आपको दिया गया और आपको रीजन बताना है। अगर असर्शन और रीजन की बात करें तो असर्शन का मतलब होता है एक कथन दिया, कथन मतलब एक स्टेटमेंट होता है, रीजन मतलब एक कारण होता है, यानी कि आपसे कोई बात कही जाएगी क्वेश्चन के माध्यम से, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई जो बात इन्होंने कही है क्वेश्चन में, क्या जो इन्होंने बात क्वेश्चन में कही है क्या उसका सही कारण इन्होंने दिया है, क्या उन्होंने सही कारण इसका दिया है। ठीक है, अब देखो असर्शन ये है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, नाम से नहीं, जो ओ ब्लड ग्रुप है उसे हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर बोलते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बोलते हैं, इन्होंने एक बात कही। अब ये कहते हैं कि क्यों कहते हैं, क्योंकि ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का है वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसी वजह से हम उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या ये बात सही है, क्या इसका सही लॉजिक है, क्या सही रीज़न है? तो जी हाँ, बिल्कुल, इस क्वेश्चन में बहुत ही सही लॉजिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूनिक रीज़न यही माना जाता है कि भाई ओ ब्लड ग्रुप जिसका है वो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, इसीलिए हम उसी यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया इन्होंने जो असर्शन बोला है और रीजन बोला है वो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि अगर दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है तो जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का, ये क्वेश्चन में बोला गया है। क्या ये क्वेश्चन में बोला गया है? यहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि मदर फीटस आरएच ब्लड टाइप, क्या मदर फीटस आरएच ब्लड टाइप है। देखो मदर फीटस आरएच ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी डिसऑर्डर है, कैन कॉज इन द मदर इज कैन कॉज मदर इज एंड हर फीटस, क्या हर फीटस इज, यानी कि देखो इस क्वेश्चन में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का एक केस होता है, आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ाया जाता है। देखो मैं शॉर्ट में बता देना चाहूँगा कि ये क्या होता है और कैसे होता है, और इसमें ब्लड ग्रुप क्या कॉम्बिनेशन होता है। इस क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशन ही पूछा गया बेसिकली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि जो मदर होती है ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी डिसऑर्डर में, जो मदर होती है, क्या मदर होती है वो RH निगेटिव होती है। क्या होती है? RH निगेटिव होती है, लेकिन वहीं पे जो फीटस होता है, क्या होता है? फीटस होता है वो RH पॉजिटिव होता है। क्या होता है? RH पॉजिटिव होता है। अब देखो ये होता क्यों है मैं बताता हूँ। देखो चलो मान लो हमारी बॉडी कैसे बिहेव करती है, ये बिहेवियर पे डिपेंड करती है हमारी बॉडी कैसी है, उसी प्रिंसिपल पे ये RH इनकम्पैटिबिलिटी वर्क करता है। जैसे कि देखो अगर एक कोई घर है वहाँ पे बहुत कुत्ते, मतलब आप अपने घर में कुत्ते पाल के रखो, आपके किसी के घर में हो सकता है डॉगी हो, कुत्ते हो या बिल्ली हो या कोई भी पैसा पालतू जानवर होगा, लेकिन देखो आप कभी भी उसे गौर करिएगा, अगर जान पहचान के व्यक्ति आते हैं, क्या घर में अगर आपके जान पहचान के व्यक्ति आते हैं तो वो कुत्ता या फिर वो बिल्ली या फिर वो पालतू जानवर उन पर कोई रिएक्ट नहीं करता होगा, बल्कि उनके पास जाकर के खेलता होगा, उन्हें टच करता होगा, उनके साथ खेलने की कोशिश करता होगा, कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ वो आपका पेट करता होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर कोई ऐसा एक व्यक्ति अनजान आ जाए जिसे वो ना जानता हो तो भौंकना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से हमें और हमारे घर के परिवार के सदस्यों को खतरा हो सकता है और भौंकना स्टार्ट कर देता है। कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि वो कुत्ता उस व्यक्ति को काट भी लेता है, उसे घर से भगा देता है, क्योंकि उसे लगता है, उसे एक आशंका होती है कि इस व्यक्ति से मुझे और मेरे इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों को कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। सेम उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जनरली मोस्ट ऑफ द 90% पीपल के बॉडी में RH निगेटिव होता है, यानी कि रीसस मंकी RH का मतलब होता है, सबसे पहले ये जो एंटीजन है वो रीसस मंकी के अंदर ही पाया जा गया था, इसीलिए इसका नाम RH रख दिया गया है। क्या रख दिया गया? RH रख दिया गया। एक प्रोटीन थी जो कि बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर RH प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या अगर किसी व्यक्ति के अंदर RH जो प्रोटीन है, क्या RH जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे कि वो व्यक्ति RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव है वो व्यक्ति। लेकिन वहीं पर अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति तो छोड़ो 90% या फिर 90+% पीपल के अंदर RH नाम की जो प्रोटीन है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है और हम उसे बोलते हैं कि वो व्यक्ति RH निगेटिव है। मे बी मैं भी RH पॉजिटिव या फिर RH निगेटिव हो सकता हूँ, बट स्टिल आई एम RH निगेटिव। मेरी पूरी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो RH निगेटिव हो, क्या सॉरी RH पॉजिटिव हो, सभी के सभी RH निगेटिव है। और मे भी आपके भी लगभग आसपास के जितने भी लोग आप देखते होंगे, बहुत ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज या प्रोटीन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो क्या है
अब देखो क्या है, हमारी बॉडी इसी प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करती है, जैसे एक पालतू कुत्ता हमारे घर को रखवाली करता है। हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म खुद का है, जो कि बाहर की फॉरेन बॉडी के अंदर आने पर बहुत ही सटीक और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तीव्र तरीके से रिस्पॉन्स करता है, एनामेस्टिक बिहेवियर शो करता है और प्राइमरी रिस्पॉन्स भी शो करता है। तो इसी प्रकार से चलो ठीक है, आप बहुत ही कम बच्चे होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी बॉडी में आरएस प्रेजेंट होता है, और मोस्ट ऑफ द पर्सन के बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। अब मान लो चलो मैं एक ऐसा एक मदर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक मदर ले लेते हैं, एक मदर है जो कि प्रेग्नेंट है, क्या है, एक मदर है जो कि प्रेग्नेंट है, क्या है, प्रेग्नेंट है। अब क्या है, वो RH निगेटिव है, क्या है, RH निगेटिव है, लेकिन उस व्यक्ति उस मदर का, मदर बोले उस महिला का जो पति था, क्या हस्बैंड था, वो RH पॉजिटिव था, क्या था, RH पॉजिटिव था, RH पॉजिटिव था। अब इन दोनों ने शादी की, कॉपुलेशन हुआ, इनके अंदर प्रोसेस हुई, उसके बाद इनका एक बेबी होने वाला था, क्या बेबी होने वाला था, महिला प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब क्या हुआ, बच्चा नॉर्मल था, बच्चा एकदम नॉर्मल था, जब डॉक्टर ने उसे चेक किया कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस ब्लड में एक इनकम्पेटिबिलिटी आ गई थी जिसे RH पॉजिटिव बोलेंगे, यानी कि इस मेल पार्टनर के अंदर से इस फीमेल बॉडी के अंदर RH नहीं गया था, जबकि इस बच्चे के अंदर चला गया था, क्या उस बच्चे के अंदर चला आया। सोचो अब ऐसा करो, बच्चा तो चलो मदर की बूम्ब के अंदर एकदम सिक्योर है, जो आपका प्लेसेंटा है उसके थ्रू क्या बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन की, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही थी, चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पता होगा कि प्लेसेंटा के थ्रू ही एक बच्चे के अंदर सारी प्रोसेस आती है, न्यूट्रिशन की, एक्सक्रीशन की और रेस्पिरेशन की वगैरह वगैरह जो भी है। तो सोचो क्या होगा, इस मदर की बॉडी के अंदर कोई भी RH नाम जो हमारा क्या है इम्यून बॉडी है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो RH प्रोटीन को जानती नहीं है, क्या RH प्रोटीन को जानती ही नहीं है। सोचो अगर इस बच्चे के अंदर से, मतलब जो फीटस है उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है, जो अभी गेस्टेशन पीरियड में बच्चा है पल रहा है, उसके अंदर से ब्लड निकल के इस मदर की बॉडी से कहीं भी टच हो जाए, क्या कहीं भी टच हो जाए, अम्बिलिकल कॉर्ड में हो जाए, फिर प्लेसेंटा में हो जाए, या फिर आपका कहीं पर भी हो जाए, तो क्या रिस्पॉन्स होगा। हाँ, उस लेडी की जो बॉडी होगी, उसका ब्लड होगा, उसके अंदर का जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा, वो ऐसे बिहेव करेगी कि कोई बाहर का एक फॉरेन पार्टिकल या कोई एक वायरस या एक बैक्टीरिया, उसे नहीं पता वो क्या है, क्योंकि उसके लिए एक नया एक प्राणी है, कोई एक नई एलिमेंट है, एक नया सोर्स है जो उसकी बॉडी में आया, उसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है। वो ऐसे बिहेव करेगा कि भाई वो एनिमी है और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। होगा क्या, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और उस बेबी की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेबी की डेथ हो जाएगी। अगर पहले ही वो ब्लड फीमेल की बॉडी में चला गया तो, क्योंकि उस महिला के अंदर RH निगेटिव था, लेकिन उस महिला के बच्चे में RH पॉजिटिव था। क्या था, महिला के पॉजिटिव था। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं होता, आजकल के समय में हमारी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। ये उसी केस में होगा जब एक बच्चे का, फीटस में पल रहा जो बच्चा है, उसका ब्लड उसकी मदर की ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी कि बच्चा डेथ हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्लड मदर के ब्लड से कांटेक्ट करेगा, मदर के अंदर की जो सेल्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स हैं और डिफेंस मैकेनिज्म की जो जितनी भी सेल्स हैं, वो सारी की सारी एक्टिवेट हो जाएंगी और उस बच्चे को किल कर देंगी। लेकिन होता क्या है, ऐसा बिल्कुल बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बच्चे का और मदर का ब्लड इंटरकनेक्ट हो या फिर कहीं पर जाकर के फ्यूज हो। लेकिन क्या होता है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, उस वक्त क्या होता है, प्लेसेंटा ब्रेक करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्रेक करती है, तो क्या होता है, जो फीटस ग्रो किया था उसका ब्लड निकलता ही निकलता है, सबको पता होगा, ठीक है। ब्लड निकलता है तो जो फीमेल की बॉडी है, फीमेल का भी जो ब्लड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है। मतलब उस बच्चे के अंदर के जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो फीमेल के अंदर भी चला जाता है। फिर फीमेल की बॉडी तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, भैया ये क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर एक फॉरेन पार्टिकल आ गया, चलो मारो उसे। तब तक बेबी का बर्थ हो चुका होता है, अब वहां पे तो चलो ठीक, किल कर दिया, जितने भी RH प्रोटीन उसके अंदर गई थी उस सबको किल कर दिया, लेकिन उस बच्चे को किल नहीं कर पाए क्योंकि बच्चा बाहर आ चुका था, बच्चे का बर्थ हो चुका था। लेकिन सोचो
आपने प्राइमरी रिस्पॉन्स पढ़ा होगा, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स पढ़ा होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स पढ़ा होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब भी एक फॉरेन पार्टिकल आता है उस टाइम में हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है एक आर्मी, उसके बाद फाइट करती है। लेकिन हमारे जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स होता है, वो क्या करता है, वो मेमोरी जनरेट करता है। क्या करता है, मेमोरी जनरेट करता है। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो पार्टिकल हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करता है, हमारी बॉडी उस बॉडी के पार्टिकल को तुरंत नष्ट कर देती है। दोबारा आर्मी बनाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। उस आर्मी की, उसकी ताकत को, उसकी सारी चीज़ों को पहचान करके रखती है। सेम उसी प्रकार से इस फीमेल बॉडी को अब पता है कि भैया RH पॉजिटिव अगर मिला तो तुरंत उसे जाके किल कर देना है। क्या, तुरंत उसे किल कर देना है। पहला बच्चा तो बच गया, उसे कुछ नहीं हुआ। चलो मान लो अगला जब वोमेन साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब भी दोबारा प्रेग्नेंट होती है और दोबारा से RH पॉजिटिव का बच्चा उसके पेट में पल रहा होगा, तो जब भी कभी भी कैसे भी करके कुछ भी होगा, अगर बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से जरा भी अगर कनेक्ट होगा, फ्यूज होगा, तो तुरंत किल कर दिया जाएगा। तुरंत मदर की डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू उस बच्चे को किल कर दिया जाएगा उसके पेट में ही। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं RH ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं, इस डिसऑर्डर को बोलते हैं। देखो अब हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि मदर RH निगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, उसी टाइम पे एक एंटी RH उसे इंजेक्शन दे दिया जाता है। क्या दिया है, एंटी RH इंजेक्शन दे दिया जाता है। उसको हम रोगम बोलते हैं। उस इंजेक्शन में होता क्या है, वो इंजेक्शन क्या करता है, उस मेमोरी को हटा देता है तो जो भी करता है, इतना मैकेनिज्म मुझे भी नहीं पता कि भाई वो इंजेक्शन करता क्या है। बट एंटी आर एच आपको दे दिया, उस फीमेल मदर को दे दिया, एंटी RH दे दिया जाता है जिसका नाम रोगम है। ठीक है, तो याद रखना इस केस में, देखो मैंने केस तो आपको समझा दिया, मुझे नहीं पता आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया हो केस भाई कि RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर समझ में आया। अगर नहीं आया तो भी बता देना, मैं एक बार फिर से अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने की। और याद रखना इस क्वेश्चन में हमेशा यही पूछा जाएगा कि जो मदर थी वो RH निगेटिव होती है या फिर RH पॉजिटिव होती है, और फीटस जो है, फीटस RH पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो याद रखना जो मदर होती है हमेशा निगेटिव होती है और जो फीटस होता है हमेशा RH पॉजिटिव होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी तो सही हो जाएगा, लेकिन कैसे होता उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अब जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं विथ 1 और 2 ब्लैंक्स, मतलब आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक चीज़ें भी दी गई। क्या दी गई हैं, ब्लैंक चीज़ें भी दी गई हैं। आपको उन्हीं ब्लैंक चीज़ों को फिलअप करना। लाइक पहला बोलता है कि यहाँ पे एक डैश है, आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स 60 से 65% ऑफ द टोटल WBCs एंड 2% आर द लीस्ट 2.0 अमंग अदर। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी न्यूट्रोफिल है, मास्ट सेल है, मेगा कैरोटिसाइड्स है, बेसोफिल, इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे WBCs में, टोटल ऑफ द WBCs में। याद रखना जो सबसे मोस्ट एबंडेंट होता है वो न्यूट्रोफिल होता है। क्या, न्यूट्रोफिल होता है। और न्यूट्रोफिल स्मॉल साइज में भी होता है, याद रखना न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा स्मॉल भी होता है और सबसे मोस्ट एबंडेंट भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, इसके अकॉर्डिंग तो आपका न्यूट्रोफिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल कोई है ही नहीं है, तो ठीक है, सीधी सी यही बात है कि भाई न्यूट्रोफिल से ही है। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ये वाला डैश है, वहाँ पे 2 वाला, यहाँ पे आपका बेसोफिल आ जाएगा और थर्ड वाले में जो ऐसा आता जाएगा आप लगाते जाओगे। ठीक है, यहीं से आप मैच करो। मैचिंग एक तरीके से मैचिंग फिल इन द ब्लैंक दोनों सेम बहुत आसान होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि क्लम्पिंग ऑफ RBC में अकर व्हेन ब्लड ऑफ 1 पर्सन इज मिक्स्ड विद सीरम ऑफ द अनदर पर्सन इज ड्यू टू, यानी कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि RBC क्लम्पिंग में अकर व्हेन ब्लड ऑफ 1 पर्सन मिक्स्ड विद सीरम ऑफ द ब्लड ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि जो RBCs हैं वो आपस में टकरा करके थक्का बनाती है। वो कब बनाती हैं, क्या कब बनाती हैं, क्लम्पिंग कब होती है RBCs की, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, याद रखना जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, क्या जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो ब्लड मैच किया जाता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन से। तो यही क्वेश्चन में बोला गया कि RBC क्लम्पिंग हो सकती है जब एक ब्लड का पर्सन दूसरे ब्लड के सीरम या ब्लड से मिक्स किया जाता है। कब, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उस टाइम पे क्लम्पिंग हो सकती है।
क्या हो सकती नहीं, इस कारण एंड देखो इस क्वेश्चन में कारण पूछा गया कि भैया जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, इंटर एक्सचेंज होता है ब्लड का, तो उस टाइम पे जो क्लम्पिंग होती है, क्लम्पिंग बनेगी आपको ब्लड जम जाना, वो क्यों होती है? तो याद रखना ये जो क्लम्पिंग होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण होती है। क्या? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 14 एंटीजन्स के बारे में पूछता है, भैया एंटीजन्स क्या होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पता चल गया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, इसकी वजह से ही क्लम्पिंग होती है। क्या होती है? क्लम्पिंग होती है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, सॉरी एंटीजन्स क्या होते हैं। तो याद रखना एंटीजन्स वो होते हैं जो एंटीजन्स वो ऐसे केमिकल्स हैं, क्या ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 15 क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन एंड रीजन है प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने जो बात कही कि जो प्लाज्मा है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड है और 55% ब्लड का हिस्सा होता है। क्या होता है? 55% हिस्सा होता है और 45% वहीं पे आपका क्या होता है? वाटर होता है। 45% आपका वाटर हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर हो जाता है। तो इन्होंने रीजन क्या दिया है? प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ETC। इन्होंने इसका रीजन दिया है। क्या रीजन दिया है? क्या ये रीजन सही है? बिल्कुल गलत है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बात इनकी सही है लेकिन ये चीज बिल्कुल इनकी सरासर गलत है, झूठ है, एकदम निहायती घटिया है। क्या? निहायती घटिया। तो याद रखो भाई ये बात इन्होंने सही कह दी कि जो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, विस्कस फ्लूइड है और वो ब्लड का 55% कंटेन करता है। बात इनकी सही। दैट मीन इफ असर्शन इज ट्रू, यानी कि असर्शन जो है ट्रू है, बट जो रीजन है इनका, उन्होंने उस रीजन को गलत बताया, वो रीजन फॉल्स है। आज के हमने 15 क्वेश्चन किए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और यहाँ पे आपको नीचे इसकी आंसर शीट भी मिल जाएगी, आप देख सकते हो। अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप हमारे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्या कर लो? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जैसी क्लास हुई है मैं तुरंत वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को देख सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो फॉर द फर्दर प्रैक्टिस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में DPP नंबर 2 के साथ, उसमें और 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।